जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्योंकि ज्योग्राफी के लेक्चर जो हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो CDS NDS CAPF की तैयारी आपकी बहुत ज़ोरों शोरों से चलनी चाहिए। ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में तो भाई कम से कम फुल मार्क्स आने ही चाहिए। हिस्ट्री हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ज्योग्राफी की सीरीज आपकी काफ़ी डिटेल्ड तरीके से चल रही है ना। टॉपिक्स और उनके PYQs तो हम करते ही जा रहे हैं। तो भाई आज हमारा लेक्चर 23 और अब हम क्या कवर करने वाले हैं? अब हम कवर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। काफी की टॉपिक है, ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, है ना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैसे? इन लार्ज क्वांटिटीज। हम बड़ी संख्या में जब सामान का, माल का उत्पादन करते हैं। किससे उत्पादन करते हैं? रॉ मटेरियल से, यानी कि कच्चे माल से, है ना। कच्चे माल से उत्पादन करते हैं और फिर उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में। तो उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। मैकेनिकल वाले काफी ज्यादा परिचित होंगे सब चीजों से, ठीक है। तो ये सबसे पहले हो गई भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग। अब दूसरी चीज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशंस की, ठीक है। इंडस्ट्रियल आपकी लोकेशंस मतलब जहां पर फैक्ट्रीज वगैरह बनी होती है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशंस को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशंस की अगर हम बात करें तो भाई उनको अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल जहां से आसानी से उपलब्ध होगा वो वहीं पर सेटअप होंगी। उनको लेबर जहां आसानी से उपलब्ध होंगे वो वहीं पर सेटअप होंगी। उन पे पैसा जहां पर अवेलेबल ज्यादा होगा वहां पर सेटअप होंगी। उनको पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जहां इजीली अवेलेबल होगी, सस्ती अवेलेबल होगी, वहां पर ये वो सेटअप होंगी। प्लस मार्केट वहां जहां उनके पास होगा, जहां वो अपना सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उन जगहों पर वो सेटअप होंगे, ठीक है। उसके बाद जब ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आ जाती हैं और अर्बन सेंटर्स का फायदा उठाती है, यानी कि कई बार सरकारें क्या करती है भाई, आपके एक स्पेसिफिक एरिया तैयार कर देती है। खासकर इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह कहा जाता है ना। तो ऐसे स्पेशल एरियाज आपके तैयार कर दिए जाते हैं और उन एरियाज में क्या किया जाता है, बहुत सारी जमीन जो है ऐसी इंडस्ट्रीज वगैरह को लीज पर दे दी जाती है, ठीक है। काफी सब्सिडीज वगैरह देके। तो ऐसे में बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आती हैं और उन सब चीजों का फायदा उठाती है कि भाई हमें जमीन भी सस्ते में मिल रही है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पे भी सब्सिडी मिल रही है, वगैरह वगैरह। तो क्या होता है, उस जगह पर जब वो सेटअप हो जाती है तो उसे कहा जाता है एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, ठीक है। ये बेसिक चीजें थी। आपने देखा होगा भाई आपकी सिटी के आसपास ही कोई एक छोटा सा टाउन रहता है। जैसे अगर मैं ग्वालियर की बात करूं तो भाई ग्वालियर के पास में एक जगह है, उसको कहते हैं मालनपुर, है ना। मालनपुर में भाई बहुत फैक्ट्रीज है। पहले बहुत थी, अब तो कम है। लेकिन पहले मतलब फैक्ट्रीज जो है एक साथ आके उन्होंने एक लोकेशन टाइप की बना दी है। वैसे ही इंदौर के पास एक जगह है पीतमपुर, है ना। तो वैसे ही हर जगह के पास पास कुछ ना कुछ जगह है। भोपाल के पास सीहोर है। तो ऐसे इंडस्ट्रियल जो टाउन्स होते हैं ये बड़ी बड़ी सिटीज के आसपास होते हैं। तो अगर हम एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें लगती है, लाइक सबसे पहले आपका लगता है इनपुट, है ना। रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट पार्ट्स जो होते हैं वो इनपुट के तौर पे लगाए जाते हैं, सबसे पहले उन्हीं का इस्तेमाल होता है। फिर एक जमीन चाहिए होती है फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, लेबर चाहिए होता है काम करने के लिए, कैपिटल यानी कि पैसा चाहिए होता है ये सब मैनेज करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होती है भाई एक बंदा जो पैसा लगा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ता है। फिर उस सामान को ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाया गया फैक्ट्री तक। फैक्ट्री में भाई आपकी प्रोसेसिंग करने के बाद में एक फाइनल प्रोडक्ट यानी कि आउटपुट प्रोडक्ट बनाया गया। इस प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करके भेजा जा रहा है मार्केट में। मार्केट में उसको बेचा जा रहा है। बेचने के बाद आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, यानी कि पैसा। अब ये पैसा वापस यहीं पर आता है, यानी कि वापस इससे रॉ मटेरियल्स खरीदे जाते हैं। बाकी जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कर्मचारियों में और मालिकों में बांट लिया जाता है अलग अलग तरीकों से, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि कच्चा माल कहाँ से मिलता है उसके बेसिस पर देखा जाए तो सबसे पहले भाई होती है हमारी एग्रो वेस्ट, यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट। इसमें हमारी कॉटन आ जाता है, ठीक है, वुलन आ जाती है, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, ठीक है, रबर। ये जितना भी मैंने आपको एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ाया था, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये सब भाई हमारे एग्रो बेस्ड की क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं।
और मिनरल वेस्ट की बात करें तो भाई यहाँ पर हमारा आयरन एंड स्टील सबसे पहले, है ना। एल्यूमिनियम वही हो गया। एल्यूमिनियम के बाद में भाई हमारे जो मशीन टूल्स बनते हैं वो भी आ गए, ठीक है। और उसके बाद पेट्रोकेमिकल। तो भाई ये सब हमारे आ जाते हैं मिनरल। सेकंड क्लासिफिकेशन आता है इनका मेन मेन रोल के हिसाब से, है ना। जैसे हमारी बेसिक और की इंडस्ट्रीज होती है। बेसिक और की इंडस्ट्रीज हमारी वो इंडस्ट्रीज होती है जो अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती हैं। क्या करती हैं? सप्लाई करती हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल्स के तौर पे। इनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो दूसरी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है ना, ताकि उससे और बाकी गुड्स वगैरह बनाए जा सके। जैसे अगर हम बात करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, तो जो भाई आयरन और स्टील हमारा ओर से निकाला जाता है, उसको प्रोसेस करने के बाद में बड़ी बड़ी शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर हो सकता है इसको बड़े बड़े सरियों में हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर हम बाकी जगह पर भेजते हैं, फिर उससे और फर्दर चीजें बनती हैं, मशीन बनती है, टूल्स बनते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज हुई। इसमें एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, कॉपर स्मेल्टिंग वगैरह भी आ जाती है। दूसरी होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज आपके बनाती है एफएमसीजी। एफएमसीजी होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो डेली हम लोग ग्रोसरी का सामान यूज करते हैं, शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, या फिर जो भी हम ये नॉर्मल जो ग्रोसरी का सामान इस्तेमाल करते हैं, ये सब का सब आपका जो है कंज्यूमर एफएमसीजी के अंडर में आता है। ये गुड्स आपके डे टू डे नीड के लिए हमें चाहिए होते हैं और डायरेक्ट हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो ये आपका रोल के हिसाब से हो गया। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो भाई ओनरशिप का अगर बेसिस लेते हैं तो सबसे पहले आगे पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ये जो मैनेज किया जा रहा है, इसको ओन भी गवर्नमेंट करती है, इसको ऑपरेट भी गवर्नमेंट करती है अलग अलग एजेंसीज के थ्रू, जैसे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा फेल, सेल वगैरह वगैरह आ जाता है। फिर आ जाता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज होती है उनको इंडिविजुअल्स मैनेज करते हैं। इंडिविजुअल्स, भैया पढ़ाते पढ़ाते एकदम से स्पेलिंग समझ में नहीं आती, ठीक है। इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मैनेज करते हैं, उनको ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, लाइक भाई टाटा हो गया भाई हमारा, है ना, अडानी हो गया, वगैरह वगैरह। जॉइंट सेक्टर भाई हमारा वो इंडस्ट्रीज आ जाती है जिनको स्टेट यानी कि सरकार प्लस इंडिविजुअल्स उनके साथ में मिला के चलाते हैं। इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है। जैसे कि भाई हम बात करें OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके चलाते हैं, ठीक है। फोर्थ भाई हमारा आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती है उनको ओन और ऑपरेट किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, यानी कि जो उस माल का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वही क्या करते हैं, वही इसको चलाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स भी है, या फिर सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं, या फिर वर्कर्स आ जाते हैं, या फिर दोनों ही आ जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये अपने रिसोर्सेज को मिलाते हैं, पूल इन करते हैं, उसके बाद में प्रॉफिट्स या लॉस जो भी होता है ये उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं आपस में, ठीक है। जैसा प्रपोजल इनका डिसाइडेड रहता है। तो इसमें हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, लाइक अमूल की बात करें। अमूल क्या भाई कोऑपरेटिव है ना। ये जितने भी मिल्क वाली चीजें, मदर डेयरी, अमूल, नंदिनी, अलग अलग जगह चलता है। सरस चलता है शायद राजस्थान में, नंदिनी चलता है वहाँ पे महाराष्ट्र में, सॉरी बैंगलोर का तो मुझे पता, तो कर्नाटक में चलता होगा, है ना। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें चलती हैं। बहुत सारी शुगर मिल्स होती हैं, शुगर इंडस्ट्रीज जो है महाराष्ट्र में, क्वायर इंडस्ट्री है वही केरला में। ये सब आपकी आ जाती है कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जाम, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनके बारे में इंडिविजुअल तरीके से, यानी कि सबसे पहले भाई हमारी आएगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि टेक्सटाइल, कपड़ा, ठीक है। इंडिया टेक्सटाइल गुड्स के मामले में लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी कि हम सबसे ज्यादा टेक्सटाइल जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हम ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये इंडिया की लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी के टर्म्स में, यानी कि हम आउटपुट की बात कर लें, कितना हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स की बात कर लें, यानी कि कितना सामान हम बाहर भेज के
उतना पैसा कमाते हैं। अब भाई अगर हम यहाँ से सामान भेजेंगे यूएसए, तो वहां से हम डॉलर में कमाएंगे, है ना, तो डॉलर हमारे पास आएगा, तो वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में शामिल हो जाता है, प्लस एम्प्लॉयमेंट। तो इन सब चीजों में भाई ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर मैंने बता दिया। इसके साथ साथ इंडिया, अगर कॉटन की हम स्पेसिफिक बात करते हैं, ठीक है, तो कॉटन की अगर बात करें तो इंडिया उस केस में भाई हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आ जाता है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भाई कॉटन का इंडिया, ठीक है, और एक्सपोर्टर भी है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, यानी कि भाई हम बाहर भी बहुत ज्यादा भेजते हैं, ठीक है। कितना भाई? तकरीबन 6.3 बिलियन एनुअली हम भेजते हैं। ये चाइना के काफी क्लोज ही है, चाइना लीड कर रहा है भाई, ठीक है। तो इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल की मिल्स है वो कहाँ पर है भाई? वो हमारी है कॉटन ग्रोइंग एरियाज में। कॉटन ग्रोइंग एरियाज कौन से है भाई? एग्रीकल्चर पढ़ा है ना चैप्टर, सॉइल भी पढ़ा है, तो भाई ब्लैक सॉइल वाला जो भी इलाका है वो आपका कॉटन ग्रोइंग वाला एरियाज आ जाता है। ये जितना भी शेडेड एरिया है ना, ये डेक्कन वाला, एमपी वाला, इधर वाला, ठीक है, ये एरियाज आपके सारे कॉटन वाले आ जाते हैं, ब्लैक सॉइल वाले एरियाज आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ के आसपास की जितनी भी टाउन्स है, सिटीज है, वहां पर कॉटन को उगाया जाता है। अब लोकेशन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की होती है वो किन चीजों से अफेक्टेड रहती है? सबसे पहले रॉ मटेरियल, यानी कि कॉटन भाई कहाँ सबसे इजीली मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट से क्लोजनेस, मार्केट कहाँ सबसे ज्यादा क्लोज है। मॉइस्ट वेदर, इनको जो वेदर होता है ना वो भी मॉइस्ट चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, यानी कि पैसा। फिर भाई हमारा आ जाता है स्किल्ड लेबर, स्किल्ड और चीप लेबर भी चाहिए होता है भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भाई एक सी पोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज है एक्सपोर्ट करने के लिए वो भी होना चाहिए, सी पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट दोनों। और फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट फैसिलिटी या फिर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए होनी ही चाहिए, ठीक है। ये चीजें आ जाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग तो लेके ही आती है। तो ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है हमारी कंट्री में जो खुद में सेल्फ रिलायंट है, यानी कि खुद में ही पूरी है। कैसे भाई? ये पूरी वैल्यू चेन को कंप्लीट करती है खुद से। कैसे करती है? अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, रॉ मटेरियल से लेके भाई हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। रॉ मटेरियल भाई क्या हो गया भाई? हमारा फार्मर जो है उसने कपास के जो फूल हैं उनको तोड़ा, है ना, रॉ कॉटन को तोड़ा, तो भाई रॉ कॉटन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। पूजा के लिए जो बत्तियां बनाते हैं आप, वो रॉ कॉटन से बनती है कि नहीं बनती है? वो वहीं से बनती है। उसके बाद में फिर आपकी गिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री वाला प्रोसेस हो जाता है, स्पिनिंग मिल्स में यार्न बनते हैं, बड़े बड़े धागे बनते हैं, है ना, और उन धागों को भी भाई हम यूज कर सकते हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के तौर पे। फिर अगर उन यार्न को हम डाइंग और फिनिशिंग कर दें तो भाई उस तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है भाई, मैं लक्ष्मी नगर मार्केट गया था, ये यहीं पर है वैशाली के पास, यानी कि नोएडा में ही है, नोएडा या गाजियाबाद पास ही है, दिल्ली के पास में ही है, एनसीआर में ही आता है। तो लक्ष्मी नगर मार्केट में काफी बड़ा मार्केट है। अब वहां पर क्या था भाई, वहां पर मेरी वाइफ को चाहिए था एक दुपट्टा चाहिए था लहंगे के लिए। दुपट्टा तो मिल गया, उसका लेस भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन कलर नहीं मिल रहा था। तो उस कुछ दुकानें थी, उन दुकानों के पास में बहुत वैरायटी वैरायटी के दुपट्टे थे, उनमें अलग अलग एम्ब्रॉयडरी थी, बाकी बहुत सारी चीजें थी। और सामने ही डाई वाला बंदा बैठा था जो डाई करके आपके मनचाहे कलर में डाई करके तुरंत की तुरंत दे रहा था। तो डाई और फिनिशिंग के तौर पे भी भाई आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट यूज किए जा सकते हैं। फिर भाई वीविंग और निटिंग होती है उनकी। उसके बाद में फैब्रिक का वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, डाइंग और फिनिशिंग हो गई। फिर एक आपका प्रॉपर गारमेंट बन जाता है, कपड़े बन जाते हैं, आपके जीन्स बन गए, टी शर्ट्स बन गई, तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे पहले अगर हमने उनमें स्टिचिंग नहीं की है तो भी उनको हम सिंपली यूज कर सकते हैं। इंडिया में हम शॉल की तरह यूज करते हैं, गमछे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, रुमाल के तौर पे यूज करते हैं, है ना, धोती के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इनके मल्टीपल यूजेस होते हैं। तो ये क्या है? सेल्फ रिलायंट है, यानी कि हर स्टेज पे ये अपनी वैल्यू चेन को कंप्लीट कर रहा है, हर स्टेज पे इसको बेचा जा सकता है। तो अर्लियर ईयर्स में क्या था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात में ही सिचुएटेड थी, है ना। यहाँ पर रॉ कॉटन की अवेलेबिलिटी थी, मार्केट पास में था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज थी भाई, पोर्ट सब कुछ पास में है, इसके साथ साथ लेबर भी है, मॉइस्ट क्लाइमेट भी है। तो इन सबसे इन जगहों पर जो है इन फैक्ट्रीज का लोकलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो
ये आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इनका एग्रीकल्चर के साथ में काफी क्लोज रिलेशन है। ठीक है, एग्रीकल्चर से स्टार्ट होता है, एग्रीकल्चर के साथ में काफी ज्यादा क्लोज रिलेशन है। और जो ये क्या करता है, ये फार्मर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। यानी कि सबसे पहले भाई हमारे कॉटन बॉल प्लकर्स आते हैं, जो आपके कपास के पेड़ से यानी कि कॉटन के पेड़ों से ऐसी कॉटन की बॉल्स बन जाती हैं भाई, उनको प्लग करते हैं। ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। उसके बाद में अलग अलग प्रोसेस लाइक जिनिंग जो करते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया, स्पिनिंग करते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया, वीविंग, निटिंग, डाइंग, फिनिशिंग, भाई पैकेजिंग, टेलरिंग, स्विंग, जो भी रहते हैं सबको भाई काम मिलता है ना। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ये बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट करती है। इसके साथ साथ में और भी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, लाइक आपकी केमिकल्स एंड डाइज इंडस्ट्री, ये भी इसी से एसोसिएटेड है। पैकेजिंग इंडस्ट्री हो गई भाई, पैकेजिंग मटेरियल्स इससे बनते हैं, इंजीनियरिंग वर्क्स भी इससे बनते हैं। तो भाई इतना कुछ इससे बनता है। तो इंडिया भाई कॉटन कहाँ कहाँ भेजता है, हमने देखा भाई इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। भाई इंडिया अपना यार्न जो है अनफिनिश जो रहता है ना, उसको भेजता है भाई जापान को। जापान हमारा यार्न बहुत खरीदता है। उसके साथ साथ इंडिया के जो कॉटन गुड्स है उसमें यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ठीक है, ईस्ट यूरोपियन जो भाई कंट्रीज हैं वो लेती हैं। नेपाल की भाई हमसे बहुत ज्यादा कॉटन लेता है, सिंगापुर हो गया, ठीक, श्रीलंका, और उसके साथ साथ में कुछ आपकी अफ्रीकन कंट्रीज है वो हमसे कॉटन लेती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन के मामले में। उसके बाद में भाई हमारा गुजरात आ जाता है, और फिर भाई तेलंगाना आ जाता है। इसमें तेलंगाना दिखाया नहीं है। ठीक है, तो ये तो अब बात हुई पूरी टेक्सटाइल की। अब बात करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ही जूट की। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भाई जूट का। ठीक है, इसमें सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है भाई, हम बाहर भेजते भी हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग कितना करते हैं भाई, हमारा 35% जो टोटल आउटपुट है वर्ल्ड के जूट का वो इंडिया से जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो मिल्स है भाई आपकी वो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। कहाँ पर, हुगली रिवर के बेसिन के आसपास, ये नैरो बेल्ट है भाई, यहाँ पर सिचुएटेड। जो जूट मिल्स हैं इनके साथ ही साथ भाई यहाँ पर स्पिनिंग और जो वीविंग की यूनिट्स है वो साथ ही साथ में लगी हुई। ठीक है, मेन प्रोडक्ट्स भाई जूट इंडस्ट्री के कौन से आते हैं भाई, हमारे बोरे आते हैं जिनमें आपके घर में अनाज आता होगा, है ना, तो जिनको गनी बैग्स कहते हैं। गनी बैग्स होते हैं भाई, पैक शीट्स होती हैं, कॉटन जूट के प्रोडक्ट्स होते हैं, पेपर लाइन हेजेंस होते हैं, ये आपके स्लीपर्स हो गए, या फिर ये सब चीजें होती है भाई, ये सब हमारी जूट के प्रोडक्ट्स होते हैं। फर्दर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हुगली रिवर के बेसिन के आसपास ही भाई जो फैक्ट्रीज है वो सेटअप है। सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, जूट प्रोड्यूसिंग जो फर्टाइल लैंड है, जो खेत है, वो सब यही के आसपास सिचुएटेड है। दूसरा, इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, हुगली रिवर से जो वाटर ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है उसमें कुछ पैसा नहीं लगता वैसा, है ना, इन एक्सपेंसिव है। उसके साथ ही साथ वहां पर गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज भी हैं, ताकि रॉ मटेरियल्स मिल्स तक काफी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। बहुत ज्यादा पानी भी अवेलेबल हो जाता है रॉ जूट की प्रोसेसिंग के लिए नदी के थ्रू। चीप लेबर भी मिल जाता है वेस्ट बंगाल और बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के नियर बाई एरियाज। अब चैलेंजेस भाई क्या मिल रहे हैं इस इंडस्ट्रीज को, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में देखा जाए तो इनके सिंथेटिक जो सब्सिट्यूट्स हैं, आपने बीच में देखा होगा भाई काफी ज्यादा जो सीमेंट के जो आपके बोरे होते हैं ना, वो सिंथेटिक के बने होते हैं, वो आपके जनरली बने रहते हैं रेयन वगैरह के बने रहते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक सब्सिट्यूट से मिल रहा है। प्लस आपकी कुछ कंट्रीज हैं लाइक बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश भी टफ कंपटीशन दे रही है, ब्राजील हो गया, फिलीपींस हो गया, इजिप्ट वगैरह हो गए, और थाईलैंड, ये कुछ कंट्रीज हैं जो इंडिया को टफ कंपटीशन इंटरनेशनली दे रही। लेकिन सरकार ने इसका भी तोड़ निकाल लिया, और हमारी जो इंटरनल डिमांड है, हमने अपनी इंटरनल डिमांड को ही बढ़ा लिया कि भाई जूट जो है वो हमारी कंट्री में इस्तेमाल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है कि भाई मैंडेटोरी जूट की पैकेजिंग, ये जितने भी अन्न भंडार हैं, जितने भी आपके साइलोज हैं, है ना, जितने भी बड़े बड़े गोडाउंस वगैरह हैं, वहां पर बोल दिया गया सरकारी कि भाई आप जो पैकिंग करेंगे वो जूट की ही करेंगे। तो हमारा जो जूट है वो अंदर ही अंदर कंज्यूम हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन इंडिया की जो इंडस्ट्री है जूट इंडस्ट्री,
ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी कि हम अपना बहुत सारा जूट जो है बाहर भी बेचते हैं। अभी हम लीडिंग नंबर पर है ना। सॉरी, लीडिंग पे नहीं, सेकंड नंबर पे आ गए। पहले नंबर पे बांग्लादेश है, सेकंड नंबर पे हम आ जाते हैं भाई एक्सपोर्ट करने में जूट और जूट प्रोडक्ट्स में। जूट जो हमारा है वो यूएसए भेजा जाता है तकरीबन 30%। ठीक है, रशिया भेजा जाता है भाई, रशिया भाई हमारा चला जाता है तकरीबन 25%। यूएई भी भेजा जाता है तकरीबन 10%। और यूके और जर्मनी, इन दोनों को हम 10-10% नहीं, सॉरी 10-10% नहीं भाई, 2% ईच भेजते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में अकेले भाई 85% जो जूट है हमारे देश का वो प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट भाई इंडस्ट्री आती है भाई हमारी शुगर इंडस्ट्री। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है भाई वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर में, सेकंड नंबर पे। ठीक है, लेकिन गुड़ और खंडसारी, खांड आपने घर में खाई होगी मेरे ख्याल से, शुगर का अच्छा सब्स्टिट्यूट है। गुड़ और खंडसारी के प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है सिर्फ शुगर। गुड़ और खंडसारी भी भाई आपके शुगर केन के ही प्रोडक्ट्स होते हैं। शुगर केन भाई जो होता है भाई, यानी कि हमारा गन्ना, गन्ना एक हैवी, लो वैल्यू, वेट लूजिंग, पेरिशेबल रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, जो इंडिया की शुगर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। अब ये जो रॉ मटेरियल होता है ये बहुत भारी होता है, बल्कि होता है। और जब आप इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हो तो इसका जो सुक्रोज कंटेंट है, यानी कि जो इसकी मिठास है वो हो जाती है कम। है ना, गन्ने को आप ज्यादा देर तक खुला रखोगे, ज्यादा दिनों तक बाहर खुला रखोगे तो वो सूख जाएगा, उसके जो अंदर की मिठास है, जो उसके अंदर का पानी है वो चला जाएगा। ठीक है, तो मिल्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? इसकी मिल्स आपकी उत्तर प्रदेश में, बिहार में। ठीक है, इसके साथ साथ महाराष्ट्र हो गया भाई, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, गुजरात में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। ये कुछ जगह है जहाँ पर भाई हमारी शुगर केन की मिल्स, शुगर की मिल्स रहती है। लेकिन 60% जो मिल्स है भाई वो अकेले उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये जो इंडस्ट्री है ना पूरी, ये पूरी इंडस्ट्री है सीजनल। सीजन भाई सीजन के हिसाब से चलती है ना, आपको हर टाइम गन्ने का जूस नहीं मिलता। तो ये सीजनल इंडस्ट्री है, तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट रहती है। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या करते हैं, लोग एक साथ आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्स में अपना सामान बेचते हैं और प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फिर प्रोडक्ट्स को भी बाहर बेचा जाता है। ठीक है, कई जगह लोग खुद ही क्या करते हैं, अपने खेतों में छोटी छोटी मशीन्स लगा के क्या कर लेते हैं, गुड़ वगैरह प्रोड्यूस करने लगते हैं। लेकिन रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि ये टेंडेंसी हुई है कि मिल्स जो है वो सदर्न और वेस्टर्न इंडिया की तरफ, यानी कि यहाँ और यहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? खासकर महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ का जो शुगर केन प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो है ज्यादा, उसकी मिठास ज्यादा पाई जा रही है। इसी के साथ साथ हमारी शुगर केन के जो मोलेसेस होते हैं, ठीक है, सॉरी, शुगर केन मोलेसेस, ये सिरप टाइप का होता है भाई। शुगर केन मोलेसेस होते हैं, ये शुगर प्रोडक्शन का एक बाई प्रोडक्ट होता है। ये आपके इथेनॉल के लिए बनाने के लिए यूज किया जाता है, इथेनॉल के लिए यूज किया जाता है। ब्लेंडेड इथेनॉल फ्यूल जो है वो हमारे कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स को कम कर देगा। आम हो रखा है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की, यानी कि आयरन एंड स्टील। यहाँ हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो अब खत्म हो गई। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में सबसे पहले आएगी भाई हमारी आयरन एंड स्टील। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो चाइना जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। इसी के साथ साथ चाइना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस भी ये करता है और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी यही करता है। रॉ मटेरियल क्या यूज किया जाता है भाई? रॉ मटेरियल आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं आयरन ओर, है ना। आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया भाई, मैंगनीज इस्तेमाल किया जाता है, फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है, लाइमस्टोन यूज किया जाता है। फ्यूल में भाई आपको कोकिंग कोल आ जाता है। ठीक है, कोकिंग कोल जो है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ साथ में फायर क्ले, ये आपके कुछ होते हैं भाई इसके रॉ मटेरियल। इसके बाद इसमें बहुत सारी मात्रा में कोल, आयरन ओर डाला जाता है। ये दोनों के दोनों जो मिनरल्स हैं, आयरन ओर हो गया, कोल वगैरह हो गया, ये वेट लूजिंग है, इनका वेट धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, तो जनरली आपकी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो आपकी कोल माइंस के पास में लोकेटेड होती है। ठीक है,
कोल माइंस के पास में होंगी या फिर आयरन ओर के जो आपके डिपॉजिट्स होंगे उनके पास में ही ये इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती है। ठीक है, ये जितनी भी आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, लाइक वाटर चाहिए होता है इनको, है ना, बॉक्साइट चाहिए होता है, डोलोमाइट चाहिए होता है, कोल वगैरह चाहिए होता है, इन सब का सबसे अच्छा जो इलाका इंडिया में है दैट इज छोटा नागपुर प्लेट। छोटा नागपुर प्लेटू भाई जो है यहाँ पर सब कुछ मिलता है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू मिनरल की बेसिस पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, अब छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आयरन का, स्टील इंडस्ट्रीज का। क्यों? क्योंकि इस रीजन को बहुत ज्यादा रिलेटिव एडवांटेजेस है मिनरल को लेके, पानी को लेके और पार्क कनेक्टिविटी को लेके। ठीक है, यहाँ पर आपको लो कॉस्ट का आयरन ओर मिलेगा, आयरन और लो कॉस्ट का मिलेगा, यानी कि अच्छी क्वालिटी का भी मिलेगा और बुरी क्वालिटी का भी मिलेगा। हाई ग्रेड के आपके रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, चीप लेबर मिलेगा, और उसके साथ साथ होम मार्केट में यहाँ से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। पास ही में आपके बिहार का स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटक है, एमपी है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है और वेस्ट बंगाल है। इनके पास भी रॉ मटेरियल्स जो है आयरन ओर की स्मेल्टिंग के लिए रॉ मटेरियल्स यानी कि कोयला, लाइमस्टोन वगैरह काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई इंडिया जो है एक इम्पोर्टेंट आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी हम अपना फुल पोटेंशियल के हिसाब से क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं, परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आ जाता है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। भाई कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है और कोकिंग कोल जो है वो हमारी कंट्री में लिमिटेड है, इतना ज्यादा नहीं। दूसरा, लेबर आपके कन्वेंशनल तरीके से काम करते हैं, फैक्ट्रीज आपकी कन्वेंशनल तरीके से काम करती है, तो प्रोडक्टिविटी काफी कम है। थर्ड, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी यानी कि पावर की सप्लाई जो है काफी इरेगुलर है। और थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है कि वो हम उतना ज्यादा फुल पोटेंशियल से परफॉर्म कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आती है भाई एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है भाई हमारी कंट्री की, है ना। ये आपकी ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, यानी कि एल्यूमिनियम हमारा एक हल्का सा, ठीक है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, यानी कि इसमें जंग भी नहीं लगती बहुत जल्दी, रेजिस्टेंट टू कोरोजन भी होता है, एंड उसके साथ साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, हीट का ये काफी गुड कंडक्टर भी होता है, मैलिएबल होता है भाई, इसको आप लंबे लंबे तारों में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप इसको दूसरे मेटल्स के साथ में मिक्स करेंगे, यानी कि आप जब इसका एलॉय बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अंदर काफी स्ट्रेंथ आ जाती है ना। तो ये किस लिए यूज किया जाता है? ये जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है, एरोप्लेन्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है, रेलवे के जो कोचेस होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है, डिफेंस और न्यूक्लियर एसेसरीज में यूज किया जाता है, हमारे घर के बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है, पैकिंग और कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर हम देखें इसको तो ये स्टील, कॉपर और जिंक प्लस लेड, इन सब का एक चीपर सब्स्टिट्यूट है। राइटिंग पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये इन सब का एक बहुत चीपर सब्स्टिट्यूट है। तो एल्यूमिनियम जो स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं ये भाई हमारे कहाँ पर है? भाई ये हमारे उड़ीसा में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, केरल में है, ठीक है, यूपी में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में है। अब इनमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो होता है भाई हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द रॉ मटेरियल। ठीक है, ये स्मेल्टर्स में यूज किया जाता है, बहुत बल्कि होता है, पहले इसकी माइनिंग की जाती है, खदानों में मिलता है। माइनिंग करने के बाद में ये हमें डार्क रेडिश कलर का जो रॉक है, जो बॉक्साइट है, वो प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद उनको एल्यूमिनियम रिफाइनिंग में डाला जाता है, फिर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होती है आपकी। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बाद आपके सेमी फैब या इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनते हैं, लाइक एरोप्लेन्स हो गए, गाड़ियां हो गई वगैरह वगैरह। तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होना चाहिए, प्लस रॉ मटेरियल्स की सप्लाई भी जो है वो उनको होनी चाहिए मिनिमम कॉस्ट पे। ये दो मेजर फैक्टर्स हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज की लोकेशन के। थर्ड, इसमें क्या होता है, मैंने आपको भी बता दिया कि अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्साइट यानी कि जो रॉ मटेरियल मिल रहा है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फैक्ट्रीज की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और अगर जैसे हमें 1 टन अगर हमें चाहिए होगा, क्या 1 टन अगर हमें एल्यूमिनियम चाहिए होगा, तो उसके लिए भाई हमें 6 टन जो बॉक्साइट है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा।
ठीक है, 6 टन बॉक्साइट चाहिए होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर यानी कि हाइडल पावर जो होती है ये काफी चीप होती है और काफी क्लीन होती है, इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है। तकरीबन 30 to 40% जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है एल्यूमिनियम का, वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में ही चला जाता है। ठीक है, तो भाई बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु आपके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं बॉक्साइट की। इसको मैं बॉक्साइट वाले चैप्टर में अलग से पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है केमिकल इंडस्ट्रीज की। केमिकल इंडस्ट्रीज इंडिया की वन ऑफ द बेसिक इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आती है ना। ये फोर्थ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हमारे देश में आफ्टर टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज करती क्या है भाई, ये रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। ठीक है, कहाँ सप्लाई करती है भाई, अलग अलग इंडस्ट्रीज से सप्लाई करती है। लाइक आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ इनका रॉ मटेरियल जाता है। टेक्सटाइल्स में जाता है, ठीक है, पेपर में जाता है, जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं उनमें जाता है। ठीक है, रबर हो गया, प्लास्टिक्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेंट, फर्टिलाइजर्स, और उसके साथ साथ फार्मा इंडस्ट्रीज में तो भाई इनका रॉ मटेरियल जाता ही जाता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, डाई स्टफ हो गए, इन सब में इनका जो बेसिक मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो जाता है। अब केमिकल्स भाई आपके दो तरह के होते हैं। एक भाई होता है भाई हमारा कौन सा, एक होता है भाई हमारा हैवी केमिकल। ठीक है, हैवी केमिकल्स हो जाते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं फाइन केमिकल। अब हैवी केमिकल्स की कैटेगरी में कौन कौन से आ जाते हैं भाई, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, और उसके साथ साथ आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब आपके हैवी केमिकल्स की कैटेगरी में। फाइन केमिकल्स में भाई कौन से आ जाते हैं भाई, हमारे डाई स्टफ्स आ जाते हैं। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स आ जाते हैं, सॉरी पेट्रोकेमिकल्स नहीं, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं, फोटोग्राफिक केमिकल्स आ जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो हमारे रिसर्च वर्क में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरी केमिकल इंडस्ट्री है ये कहाँ पर फोकस्ड है, इसकी जो मेन आपके कौन कौन से केमिकल्स है, तो भाई मेन केमिकल्स में सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में नाइट्रिक एसिड आ जाता है, सोडा ऐश आ जाता है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन के साथ साथ में कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड भी हो गई। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, ये भी इसी के अंडर में आते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी इसी में आ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स हो गया, पेपर और पल्प हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, डाई स्टफ हो गए, पेंट्स एंड वार्निशेस हो गई, लेदर इंडस्ट्री हो गई, ग्लास इंडस्ट्री हो गई। ये सब भाई हमारी मेन केमिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर हम दूसरे डिवीजन की बात करें तो एक तरफ हमारे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स और दूसरी तरफ आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिकल। इनऑर्गेनिक केमिकल्स आपके वो केमिकल्स होते हैं, लाइक इनमें हमारा सबसे पहले आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये बेसिकली यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। ठीक है, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्लास्टिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। एडेसिव जो फेविकॉल्स वगैरह होते हैं, ग्लू वगैरह होती है, उनको बनाने के लिए, पेंट्स एंड ऑल बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। इसके साथ साथ भाई नाइट्रिक एसिड भी आ जाता है। ठीक है, एल्कलीज आ जाते हैं, सोडा ऐश आ जाता है। सोडा ऐश से हम क्या बनाते हैं भाई, उससे हम ग्लास बनाते हैं, सोप्स बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं, और कॉस्टिक सोडा। ये आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आ गए जिनको बनाया जाता है। जबकि ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं, जो नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं, जिनको फर्दर हम रिफाइन करते हैं, लाइक इसमें भाई हमारे आ गए पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स भाई आपके, इनसे फिर हम बाद में सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं, सिंथेटिक रबर बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं, डाई स्टफ बनाते हैं, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं। ठीक है, ये सब आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स है। ऑर्गेनिक केमिकल के जो प्लांट्स होते हैं, इनके प्लांट्स जनरली आपके पेट्रोकेमिकल जो रिफाइनरीज होती है ना, ऑयल रिफाइनरीज होती है, उनके आसपास ही सिचुएटेड रहते हैं। जैसे कि गुजरात में अंकलेश्वर
के आसपास वाला जो इलाका है वो केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा फोकस्ड। नेक्स्ट आती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो भाई इंडिया में है, ये बेसिकली फोकस्ड है कुछ स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स के लिए, खासकर जैसे कि भाई हमारे आ जाते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, उन पे फोकस्ड है। इसमें मेनली आता है यूरिया, ठीक है। उसके साथ साथ आपके आ जाते हैं भाई फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, ठीक है। टीएपी आ जाता है, टीएपी को अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं। इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन रहता है नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का और पोटैश का, ठीक है। अब ये जो पोटैश है भाई, पोटैश के रिजर्व्स हमारे देश में बहुत कम है, इसको टोटली हम लोग बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। कमर्शियली यूजेबल पोटैश के या पोटेशियम के कंपाउंड के कोई भी फॉर्म हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में ये फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री जो है वो पूरी कंट्री में फैल गई, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स में, खासकर गुजरात में, तमिलनाडु में, ठीक है, यूपी में, पंजाब में, केरल में, इन सब जगह भाई जो है ये फैल गई। और तकरीबन देश का हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यहीं से आता है। बाकी सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स में आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इंडिया आज के टाइम में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का, आफ्टर चाइना एंड यूएस, ठीक है। तो भाई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है उसमें वही होता है हमारा नेफ्था, ठीक है, रॉक फॉस्फेट भी चाहिए होता है, और उसके साथ चाहिए होता है सल्फर जिप्सम। एक और चीज चाहिए होती है, दैट इज स्मेल्टर गैसेस। ये रॉ मटेरियल चाहिए होता है। और अगर गैसेस अवेलेबल नहीं है तो प्लांट को जो है वो आप कोक और कोक ओवन गैस की हेल्प से भी चला सकते हो। ये कोको कोला वाला कोक नहीं है भाई, ठीक है, कोयले वाला है। प्लांट्स जनरली सी के पास में, समुद्र के पास में बनाए जाते हैं ताकि जो इम्पोर्टेड मटेरियल है उसको क्विकली यूज किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना हो। कुछ फर्टिलाइजर प्लांट्स जो है वो मार्केट्स के यानी कि कंज्यूमर सेंटर्स के आसपास भी बनाए गए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट्स जो है वो भाई हमारे गुजरात और तमिलनाडु। फिर हम आते हैं सबसे लास्ट में, दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए एसेंशियल है। अगर हम घर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड, एयरपोर्ट, डैम्स, यानी कि कोई भी तरह का कमर्शियल या रेसिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट बना रहे हैं तो फिर वहां पर सीमेंट इंडस्ट्री लगता ही लगता है ना। अब सीमेंट जो है भाई, इसको बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। कौन सा होता है भाई इनका रॉ मटेरियल, वो सबको पता है, ठीक है। लाइमस्टोन यानी कि चूना, ठीक है, सिलिका एंड जिप्सम, ये भाई रॉ मटेरियल होता है ना, ये चाहिए होता है। कोल और इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए होती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है, ठीक है। रेल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये जो इंडस्ट्री है इसके जो लोकेशन होता है बेसिकली, इसके जो प्लांट्स की लोकेशन स्ट्रेटेजिकली गुजरात में रखी गई है ताकि जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज के मार्केट का एक्सेस बहुत इजीली हो सके, है ना। यहाँ से गल्फ कंट्रीज में आराम से सामान भेजा जा सकता है। हमारे जो सीमेंट की क्वालिटी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो उसकी वजह से हमारा सीमेंट काफी सारे देशों में मंगाया जाता है, जैसे कि ईस्ट एशिया कंट्रीज हो गई, मिडिल ईस्ट यानी कि गल्फ गल्फ कंट्रीज में भाई बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। प्लस अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं इनमें बहुत ज्यादा डिमांड है हमारे सीमेंट की। और देश में तो भाई हमारी डिमांड है ही सीमेंट की, ठीक है। हम खुद ही सीमेंट अपना जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये था भाई हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर। आपने देखा भाई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, हमने सिर्फ वही इंफॉर्मेशन कवर की है जो हमारे सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ के लिए जरूरी है। उससे ज्यादा नहीं कवर करना, उससे कम कवर नहीं करना। देखो, एक मंत्र अपने साथ हमेशा रख लो, एग्जाम क्लियर करना है तो फिर उतना पढ़ो जितना पेपर डिमांड कर रहा, उससे ज्यादा मत पढ़ो। अगर ठीक है, नॉलेज बढ़ानी है तो भाई आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एग्जाम नॉलेज और पेपर डिमांड दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। ऐसा नहीं है भाई कि नॉलेज बढ़ानी है तो हम लगातार कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं, नहीं। आपको पहले अपना गोल पूरा करना है, पहले एग्जाम निकालना है, फिर फर्दर नॉलेज भी साथ ही साथ पढ़ाना है। लेकिन सिर्फ नॉलेज पे फोकस करोगे, पेपर डिमांड पे फोकस नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं निकले, ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद टू यू ऑल।